हेलो, मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर उपस्थित होते हैं या कोई वस्तु यदि चालक है तो उसका जो मूल कारण होता है वो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसके बारे में यहाँ समझते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी बर्तन के अंदर हमने गैस भरी हुई है और गैस के अंदर जो अणु उनके दीवारों पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसी प्रकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी चालक के अंदर इसी प्रकार से गति करते रहते हैं। इनकी गति जो होती है वो अनियमित गति होती है। यदि इस चालक के ऊपर यदि कोई विभवांतर आरोपित कर दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमेशा विद्युत धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं, एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, जिसे कि हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं हमने कि एक चालक लिया है, एक चालक तार लिया है जिसकी लंबाई L है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जहां से भी आप उस वायर को काट रहे हैं, जिस तार को आप काट रहे हैं उसका क्षेत्रफल यदि हम A मान लेते हैं तथा चालक की प्रति एकांक आयतन पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या यदि N इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, जैसे हमने ये चालक है इसके सिरों पर V वोल्ट का ये विभवांतर आरोपित किया तो इस चालक के अंदर I धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब जो मूल कंसेप्ट है उस पर हम यदि आते हैं तो चालक के अंदर कोई भी चालक यदि होता है तो उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे हमने इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया तो जैसे विभवांतर आरोपित करेंगे तो इसे के किसी बिंदु पर, यानी हम कहें कि चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बटे L। V यानी उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर और L जो होती है चालक की लंबाई। तो यहां से यदि हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E बराबर V बटे L। जैसे चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक बल कार्य करना शुरू हो जाता है। तो विभवांतर आरोपित करने के बाद इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, बात करेंगे हम F बराबर E इंटू E। E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और E जो है विद्युत क्षेत्र। यहां से हम बहुत आसानी से मान रख सकते हैं क्योंकि E बराबर हमें पता है E बराबर V बटे L, तो F बराबर हो जाएगा आपका E और E का मान रख देंगे हो जाएगा V बटे L। तो F बराबर हुआ EV बटे L। यदि हम माने कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 into 10 की पावर -31 kg होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि हम मान लें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A का फार्मूला होता है F बराबर F बटे M। फार्मूले का इस्तेमाल किया हमने, F बराबर ma की फार्मूले से हमने इस्तेमाल किया। तो F बराबर ma, तो हमने A का मान निकाला तो F बटे M हो गया। यहां से हम आसानी से A का मान निकाल सकते हैं। A बराबर F की वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू हो जाएगी हमारी EV बटे L और इनटू में हो गया हमारा M। तो A बराबर हो गया EV बटे LM या EV बटे ML हो गया। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, त्वरण का मान निकाल लिया। अब होता क्या है कि जैसे भी किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
धनायन की तरफ भगते हैं, मतलब विद्युत धारा की विपरीत दिशा में भगते हैं। यहां से हम देख रहे हैं कि जो धारा की दिशा वो इस तरफ जा रही है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब विद्युत धारा की तरफ भगते हैं तो रास्ते में इनकी टक्कर जो होती है वो धनायन से होती है। धनायन से टक्कर होने के बाद फिर क्या होता है कि धनायन से टक्कर के बाद ये एक समय होता है जिसपे कि इनका वेग लगभग शून्य हो जाता है, जिसे हम श्रांति काल कहते हैं। टक्कर के बाद तो जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होने के बाद जब तेजी से गति करते हैं तो वो धनायन से टक्कर हो जाती है। धनायन से टक्कर के बाद वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, फिर नए सिरे से वेग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके वेग में क्या परिवर्तन आता है। तो त्वरण उत्पन्न होने के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन त्वरण उत्पन्न होने के बाद लगातार धनायनों से टकराते हैं, जिससे एक टक्कर के बाद का समय श्रांति काल टाउ कहलाता है। यानी एक टक्कर होने के बाद जो उनका समय होता है उसको हम श्रांति काल कहते हैं। तो यहां से हम गति का जो पहला समीकरण है उससे निकालेंगे। गति के पहले समीकरण से यदि हम देखें गति के पहले समीकरण से तो v बराबर होता है u प्लस ए। अब जैसे होता क्या है कि जैसे टक्कर होती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसका वेग बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे v बराबर प्रारंभिक वेग 0 हो गया प्लस at। t मतलब श्रांति काल, तो t को भी हम लिख सकते हैं टाउ। तो v बराबर हो गया a टाउ। जैसा कि हमने देखा v बराबर हो गया 0 प्लस ए टाउ, मतलब एक टक्कर के बाद जो प्रारंभिक वेग हो गया वो 0 हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस उठ के फिर से चलना शुरू होता है और उसका वेग जो होता है 0 तक पहुंचता है। तो यहां से हम प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अब हम मान रखेंगे v बराबर 0 a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, e की वैल्यू हो गई ev बटे ml इंटू टाउ। यानी v का मान जो निकाला हमने वो आया ev बटे ml इंटू टाउ। अब प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है तो 0 होने के बाद फिर वो v वेग प्राप्त करता है, फिर उसकी धनायन से टक्कर हो जाती है, फिर वेग 0 हो जाता है। और इस प्रकार जो होता है यहां पर हम देखेंगे कि जो अनुगमन वेग होता है वो औसत वेग होता है। तो यहां से हम यदि अनुगमन वेग की बात करें तो अनुगमन वेग vd बराबर होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो यहां से हो गया v बटे 2। अब हमने v का मान अभी निकाला, v बराबर होता है e v ml टाउ। तो ये मान रख देंगे हम e v ml बटे ml इंटू टाउ बटे 2। तो ये हो गया ev 2ml टाउ हो गया। यहां से हमने vd की वैल्यू निकाली तो vd बराबर हो गया v मतलब वोल्टेज और यहां पर v का मतलब होता है अंतिम वेग। तो यहां पर ev बटे 2ml टाउ। अब हम यहां से निकालेंगे अनुगमन वेग के बाद कि इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा I बराबर, क्योंकि हमने अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध पढ़ा था उसके आधार पर हम लिख रहे हैं NEAVT। यहां से यदि हम मान रखेंगे तो NEAVD का जो मान है अभी हमने निकाला, VD का मान हो गया हमारा ev 2ml इंटू टाउ। तो
तो I बराबर हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L, E 2 बार हो गया तो E स्क्वायर A टाउ इंटू V बटे 2ml। यहां से हम V का मान यदि निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा हमारा, V बराबर हो जाएगा, इन सबको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ml बटे A स्क्वायर A टाउ इंटू I, और V बराबर 2ml L स्क्वायर A टाउ इंटू I। ये वाली जो पूरी राशि कांस्टेंट राशि है, तो V बराबर, इसको हम एक कांस्टेंट राशि बोल देंगे, यानी ये समझ लें कि हम, ये हो गया R के बराबर, और ये वाला जो फार्मूला है हम लिख सकते हैं R बराबर 2ml A स्क्वायर A टाउ। यानी R की जो वैल्यू होगी तो V बराबर RI। इस ये वाला जो नियम है V बराबर I, यही हमें ओम के नियम का निगमन करना था। तो R का जो मान होता है, R का मान हो गया हमारा 2ml A स्क्वायर A टाउ। इसी नियम के आधार पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो R होता है वो L के समानुपाती होता है, और R जो होता है वो A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यदि तार लंबा होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि तार मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।